वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज हमारे साथ बहुत ही इमिनेंट और स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर S.Y. कुरैशी, जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं इंडिया के, और उनसे बात करेंगे ये नई बुक जो उन्होंने लिखी है, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो सबसे पहले सर आपसे सवाल ये है कि ये जो पूरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात कही जा रही है कि बहुत बड़ी क्राइसिस है, जो फैक्ट्स हैं वो तो ये बताते हैं कि 1960 में हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 6 था, जो 2018 के आते आते 2.2 हो गया, जो रिप्लेसमेंट रेट के बहुत पास है 2.1। और 2021 के एस्टिमेट्स ये कहते हैं, जब सेंसस अब होगी, कि ये शायद 1.8 हो जाएगा, यानी रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे हो जाएगा। और 2018 और 19 का जो भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है, उसने कहा कि 2011 से 2018 तक देश की पॉपुलेशन 1.3% के रेट पर जो है वो ग्रो की है, जो कि 1971-81 में 2.5 था। तो जब हम ग्रो कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 1.3, तो फिर क्राइसिस कहां है पॉपुलेशन की? ये आपने ठीक कहा कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो मिथ था, ये 40 साल पहले, 30 साल पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये पॉपुलेशन मिथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और दूसरे इसके साथ साथ होता था ब्रेन ड्रेन के, कुछ लोग इंडिया छोड़ के जाते हैं, तो इन दोनों को कर्स किया जाता था। लेकिन 20-25 साल पहले ये डिस्कोर्स चेंज हुआ, तो वही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो था डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जाने जाने लगा कि अब इतने लोग हैं, ये तो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है और ये तो हमको बेनिफिट करेगी। तो लेकिन 30 साल पहले ये डिस्कोर्स चेंज हुआ और उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड का नैरेटिव शुरू हुआ कि ये जो हमारी पॉपुलेशन है तो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर हम इसको प्रॉपर स्किल दें। और यही वजह कि जब ये स्किल दिए गए और हमारे खुद पॉपुलेशन बाहर जाने लगी सर्विस सेक्टर में, उनके रेमिटेंसेस की वजह से $600 बिलियन के हमारे रिजर्व है आजकल। और ये जो जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते थे, ये लोग जो गए हैं बाहर, ये लेस देन 5% ऑफ आवर स्किल्ड पॉपुलेशन है, यानी 95% तो अभी अनएम्प्लॉयबल है या इस लायक नहीं कि बाहर जाए। तो मैं समझता हूँ अगर हम 5% को 10% भी कर दें तो पूरी दुनिया को की इकोनॉमी को हम कैप्चर कर सकते हैं। तो दूसरी चीज जो इसमें मिथ था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए जिम्मेदारी टोटली मुसलमानों पे ठोकी जाती थी। जनरल इंप्रेशन ये दिया जाता था कि अगर हिंदू फैमिली में 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 10 बच्चे हैं, और 10 में से 8 लोग यही समझते थे कि ये यही वो है। और फ्रैंकली मेरे दिमाग में भी यही इंप्रेशन था कि शायद हमारे जी, मैं ये फर्टिलिटी का आपसे बात रेशो। करूंगा, इसीलिए मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि आप जो के इलेक्शन के हमारे देश के इतने लीडिंग एक्सपर्ट हैं, तो आपको क्यों ये ख्याल आया, गो के फैमिली प्लानिंग पे आप पहले भी कुछ लिखते रहे हैं, कि पूरी एक किताब की जाए? तो क्या ये जवाब है सिर्फ एक प्रोपेगेंडे का कि मुसलमान जो हैं उनके 25 बच्चे हैं और वो पॉपुलेशन एक्सक्लूजन के लिए एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल हैं? तो आपने तो कोई पंफलेट नहीं लिखा, पूरी एक इतनी अथॉरिटेटिव और ऑथेंटिक किताब लिख दी। ये कितनी उन लोगों के पास पहुंचेगी और वो समझेंगे? इतनी फिगर्स और इतनी टेबल्स आपने दे दी हैं, तो ये आपके माइंड में कैसे आया कि इस सब्जेक्ट पे आप लिखें? ये बिल्कुल एक्सीडेंटली मैंने ये टॉपिक पकड़ा था 1995 में, जैसा कि मैंने अपनी किताब के एक्नॉलेजमेंट्स में लिखा है कि जर्नी ऑफ द बुक के 1995 में यूएनएफपीए के कंट्री डायरेक्टर जो कैनेडियन, वाइट कैनेडियन थे, तो वो मेरे पास आए, मैं जॉइंट सेक्रेटरी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। वो मेरे पास आया कि मिस्टर कुरैशी कि आप हमारे लिए एक पेपर लिख दें, फैमिली प्लानिंग अमंग द मुस्लिम्स, इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी पेपर, यानी मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग कैसे कराई जाए। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा देखिए, ना तो मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, ना फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट से मेरा कोई ताल्लुक रहा, सिवाय इसके कि जब हम एसडीएम थे और डिप्टी कमिश्नर थे तो जिले में
हम लोगों के भी फैमिली प्लानिंग टारगेट होते थे, तो उस उतने एक्सपोजर था। तो मेरे पीछे पड़ा, और अच्छा उन्होंने अट्रैक्टिव मुझको 1 महीने की कंसल्टेंसी 1.5 लाख रुपए ऑफर की। तो बड़ी अट्रैक्टिव थी, क्योंकि मेरी तनख्वाह उस वक्त सिर्फ 5,000 रुपए थी। तो लेकिन मेरे अंदर से एक अंदरूनी आवाज ने ये कहा कि ये सेंसिटिव सब्जेक्ट हो सकता है, आप इस पे कुछ न लो। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं एक शर्त पे करूंगा। जब उन्होंने इसरार किया कि एक शर्त पे कि मैं इसको फ्री करूंगा, तो वो हैरान के साहब, हमारे पास तो लोग सिफारिश लाते हैं, दबाव लाते हैं, और आप कह रहे हो फ्री करोगे, और हम तो कोई फ्री काम किसी से लेते नहीं। नहीं नहीं, आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा आप इसरार कर रहे हैं तो चलिए मैं ले लेता हूं, मैं 1 रुपया लूंगा ना। 1 रुपया हो, ये 1 मिलियन हो, ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और सारे रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जो मैं करना चाहता था, तो मैंने कहा आप मुझे लेटर लिखिए, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लूंगा, और हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, और उसके बाद मैं ये पेपर लिखूंगा। तो यही सब हमने किया, 1 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये दूसरी बात है कि मैंने 1 रुपया भी अभी तक नहीं लिया है। जो अच्छा ही हुआ, तो वो भी बताता हूँ कि 1 महीने के बजाय मुझे 5 महीने लगे, क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ छुट्टी नहीं ली थी। ये एक्स्ट्रा टाइम में मैंने इस काम को किया। लेकिन इस स्टडी ने मेरी आंखें खोल दी। उस वक्त मैंने 33 पेज का एक पेपर लिखा था। जो आपने बोला पैम्फलेट, उसको पैम्फलेट कह लीजिए। 33 पेज का एक पेपर जो निकल के आया, वो इतना आई ओपनिंग था, न सिर्फ औरों के लिए बल्कि मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी उन मिथ्स में काफी यकीन रखता था। तो उस पेपर काफी पॉपुलर हुआ। उसके बाद मेरे कई जगह पे इसी पेपर पे लेक्चर हुए, उस पे भी मैंने एक पैसा नहीं लिया, ये सोच के कि ये मेरा नेशनल कंट्रीब्यूशन है। तो अच्छा, जो मेरे अंदरूनी आवाज थी उसके मैं कहानी सुना दूं कि 5 साल बाद मैं 2000 में लंदन में अपनी बेटी के हॉस्टल में ठहरा हुआ। वहां पे मेरे पास एक फोन आया, डॉक्टर कुरैशी, मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ यूके के प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि साहब हमने आपका पेपर पढ़ा है, और हमने वी हैव सम इश्यूज टू ज्वाइन। तो उनकी टोन जरा थ्रेटनिंग थी, और मुझे ये लगा कि शायद ये मुझे मारने पीटने आने वाले हैं, तो मिलना चाहते थे। मैंने कहा मेरी तो फ्लाइट है सुबह। तो एयरपोर्ट पे पहुंच गए। उन्होंने जो सेंटेंस बोला वो मैं आज तक मुझे याद है। उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि मिस्टर कुरैशी, फैमिली प्लानिंग इज वेस्टर्न कंस्पिरेसी अगेंस्ट इस्लाम, and they hire mercenaries like you through UN agencies to write such papers। तो ये चारों वर्ड मुझ पे टिक करते कि मैंने पैसे लिख के प्रोफेशनली लिख के लिखा है किसी के कंस्पिरेसी में। वैसा तो था नहीं। तो फिर तो मैं, मॉरल अथॉरिटी मेरी थी, तो मैं चढ़ गया उन पे। तो मैंने कहा मैंने तो 1 रुपया भी नहीं लिया, इसलिए और ये सब कंस्पिरेसी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो खुद 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और हमें ये तलकीन कर रहे हैं कि हाँ बच्चे ना कीजिए। और या ये कि हमारे जो नंबर्स हैं यूएसए के लिए थ्रेट कहाँ हो सकते हैं। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इनकी पॉपुलेशन दुगनी तिगनी हो जाए तो एक दूसरे को मार के खा जाएंगे, लेकिन यूएस का तो नुकसान नहीं। पर विद इन द कंट्री वहां पे ये इश्यू हो सकता था कि देखो इनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, इनके वोटर बढ़ जाएंगे, तो ये पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर लेंगे। जो प्रोपेगेंडा का हिस्सा था, जो मैंने उस वक्त डिस्कवर किया, जिसको मैंने आंसर करने की कोशिश की है। जी, बहुत अच्छा। देखिए, क्योंकि ये हमारी लॉ की सीरीज है सर, तो सबसे पहला सवाल मैं अब ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद जो बुक की कॉन्टेक्स्ट थी, आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं देश के, कि क्या किसी लॉ से पॉपुलेशन कंट्रोल पॉसिबल है? क्योंकि आपको मालूम है कि हरियाणा से केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2003 में जस्टिस लाहौटी का जजमेंट था, जिसमें उस लॉ को अपहोल्ड किया गया। और ये लोअर लेवल के इलेक्शन, ग्राम पंचायत के और जिला परिषद के बारे में था कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, कैंडिडेट नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि क्या इस तरह से इलेक्शन में डिस्क्वालीफाई करने से पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाएंगे हम? देखिए, लीगली तो पॉसिबल है कि लॉ बन सकता है। लॉ जो उन्होंने बनाया, और आपने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड कर दिया। लेकिन लॉ बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी होता है, क्योंकि लॉ के जरिए पॉपुलेशन कहीं दुनिया में कंट्रोल नहीं हुई। बल्कि आप देखेंगे चाइना में जो 1 चाइल्ड नॉर्म था, उनको अल्टीमेटली पछता के उसको हटाना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल ही सोशल फैब्रिक तबाही बर्बादी हो गई। बहन और भाई डिक्शनरी से निकल गए कि अगर एक बच्चा है तो वो लड़का है तो उसको बहन नहीं पता, लड़की है तो भाई नहीं पता था। उन्होंने उसको चेंज किया।
इसी तरह काउंटर प्रोडक्टिव होता है। आप 1975 से 77 इमरजेंसी में जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग की गई, तो ये मैं समझता हूँ जैसे एक लीगल कंपल्शन का इक्विवेलेंट समझिए कि जबरदस्ती। वो जबरदस्ती का इतना नुकसान हुआ कि एक सरकार बुरी तरह गिरी, और आज तक 35 40 साल हो गए फैमिली प्लानिंग की बात करते में नेताओं की जान निकलती है, तो उनकी रूह कांपती है। क्यों? क्योंकि एक टैबू सब्जेक्ट हो गया कि इसकी वजह से पॉलिटिकल बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए इसको, जो चीज शराफत से हो रही है, प्यार से हो रही है, मैंने इसमें किताब में ये लिखा है कि हिंदुस्तान का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एक्चुअली इज ए सक्सेस स्टोरी। हम सबसे पहले, और उसका रीजन ये है कि हम डिनायल मोड से फौरन जल्दी निकल के आ गए, और 1952 में फैमिली नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम दुनिया का सबसे पहला नेशनल प्रोग्राम हमने शुरू किया था। और उसका नतीजा यह है कि जो आपने बताया, और उसमें मैं ऐड कर दूं कि 26 स्टेट्स में 29 में से रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 से नीचे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। सिर्फ 4-5 स्टेट बची हैं, उस पर फोकस करना है। तो अगर प्यार से ही हम इतना आसानी और परसुएशन से, मोटिवेशन से, इंसेंटिव से इस काम को कर पाए, तो डंडा चलाने की और कंपल्शन की, लॉ लाने की कोई जरूरत नहीं है। इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। लेकिन इसमें अक्सर ये देख रहे हैं हम कि बहुत सरकारें जिनके पास मैसिव मेजॉरिटी है, उन्हें सबसे आसान लगता है लॉ बना दो, और सारी डिबेट लॉ बनाने पे हो रही है। तो राकेश सिन्हा ने 2019 में और फिर 2020 में शिवसेना के एमपी अनिल देसाई ने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में पॉपुलेशन के बारे में। और उस बिल में ये कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको पब्लिक एजुकेशन नहीं मिलेगी, और हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेंगी, और जॉब नहीं मिलेंगे, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि इन लॉज से औरतें और मार्जिनलाइज होंगी, और एक बेटे की जो देखिए, ख्वाहिश होगी उससे फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत बढ़ेगा, और बहुत अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होने वाला है इनसे? बिल्कुल ठीक हुए, फायदा नहीं नुकसान होने वाला है। एक तो पहले ये समझ लें कि ये जो अगर इस तरह का बिल लाते हैं, तो ये बिल्कुल इनकी, इन लोगों की नियत शायद ये रही होगी कि किसी तरह मुसलमानों की पॉपुलेशन को वो कर ले। लेकिन बिल तो फिर सबके लिए होगा, बैकलैश इसका हिंदुओं में भी होगा। तो ये बिल कामयाब होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि फिर जब सभी पे लागू करेंगे। और दूसरे, इसका जो नुकसान होगा औरतों पे, कि अगर 2 बच्चों की पाबंदी वो कर दी और दोनों लड़कियां हो गई, तो अब लड़का पैदा करने के लिए तो उन्हें एक वैकेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी फैमिली में, एक बच्चे को मार दो। और इन्फेंट जो फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड ऑलरेडी काफी कितना भी उसको इलीगल कर दें, लेकिन वो राइज तो है, उसकी प्रैक्टिस तो उसकी हो रही है, तो वो बढ़ जाएगी, और इतने खतरनाक इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि जो इन लोगों ने अभी इमेजिन नहीं किया है। चलिए, अब जो आपकी सेंट्रल क्वेरीज पूरी उसमें किताब में रही है उसकी तरफ आते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक महज प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान हिंदुओं को ओवरटेक कर लेंगे पॉपुलेशन में? जी। स्टैटिस्टिकली लोग कहते हैं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और पॉपुलेशन जो है वो 2100 में स्टेबलाइज हो जाएगी, और बहुत डिफरेंस होगा हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन में। तो जरा इस हम्म। पे आप थोड़ा सा रोशनी डालिए कि जी। क्या मुसलमान कभी भी हिंदुओं को ओवरटेक करेंगे पॉपुलेशन में? जी, देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा है, ये बहुत दिन से चला आ रहा है। और जो पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम की जो सबसे पहली बुनियादी जो स्ट्रेटेजी थी, वो यही थी कि ये डराओ हिंदुओं को कि मुसलमान दोबारा से पावर में आ जाएंगे, 600 साल पावर में रह चुके हैं, फिर पावर में आ जाएंगे। ये इनका डिस्कोर्स है, बार बार ये कहते हैं। तो लेकिन मैंने जो स्टेटिस्टिक्स उसमें दिखाई हैं उसके मुताबिक, एक तो ये कि कभी भी हिंदूज और मुस्लिम के फर्टिलिटी गैप 1 से ज्यादा कभी नहीं था। यानी अगर हिंदूज के 5 बच्चे थे तो मुसलमान के 6 थे, हिंदूज के 6 थे तो मुसलमान के 7 थे। ऐसा नहीं था कि हिंदूज के 2 और मुसलमान के 10, जो जनरल इंप्रेशन फैलाया गया था। 25 तो बोले एक तो गए ये, कि इनके 25, हम हाँ, 2 हमारे 25। करेक्ट, हम 5 हमारे 25, ये बहुत टॉप लीडर्स ने बोला हुआ है और आज तक बोलते हैं। हम 4 हमारे 40, यानी हम सब मुसलमानों की 4 बीवियां और 20 बच्चे और 40 बच्चे होते हैं, ये उनका डिस्कोर्स है। और इसको बहुत लोग बिलीव करते हैं।
जबकि फैक्ट ये है इसमें जो 4 बीवियों वाला मतलब यह है कि उसमें भी 3-4 मिथ हैं कि एक तो पॉलीगेमी हिंदुस्तान में स्टैटिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जेंडर रेशियो एडवर्स है। पिछले 100 साल से 1000 मर्दों के मुकाबले में सिर्फ 920, 930, 940 औरतें रही हैं। लेटेस्ट फिगर थी जो 2020 की कि 924 औरतें हैं। अब अगर मैं दूसरी बीवी करने की तलाश में निकलूं तो मुझे दूसरी औरत मिलेगी कहाँ, क्योंकि 1000 मर्दों पे औरतें ही 924 हैं। तो इसलिए ये मिथ। दूसरे एक स्टडी भारत सरकार ने ही कराई थी 1974-75 में, जिसमें ये पाया कि तब सभी कौमों में थोड़ी बहुत पॉलीगमी है, बल्कि ट्राइबल में तो 15% थी, अदरवाइज बुद्धिस्ट, जैन और हिंदूज में 5.8, मुस्लिम में 5.7, यानी सबसे कम पॉलीगमी मुस्लिम्स में थी। लेकिन अब फिर मैंने सोचा कि ये देखूं कि क्या ये एक वन स्ट्रे फिगर है या वन ऑफ या ट्रेंड है। तो मैंने 1931, 41, 51 और 61 के सेंसस फिगर देखी, उन सब में यही एग्जैक्टली ट्रेंड पाए कि सभी कौमों में और मुसलमानों में सबसे कम है। तो मुसलमानों में कम फैमिली पॉलीगमी हम करते नहीं, लेकिन इसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते। अगर ये कानून आए कि जी 4 बच्चों ये पॉलीगमी पे पाबंदी लगा दी जाए, तो हम सबसे पहले आगे आगे लड़ने मरने को पहुंच जाएंगे। जिसको मैंने क्वेश्चन किया है कि जब हम करते ही नहीं है तो इसके लिए लड़ते क्यों हैं। 22 मुस्लिम देशों में ऑलरेडी पॉलीगमी पे बैन है। तो ये बैन किसी उसमें कि थोड़ा बहुत ये प्रोविजन रखते हुए कि अगर पहली बीवी जिसके बच्चे नहीं है या बहुत सेहत खराब है, वो खुद ही कहती है कि जी तुम दूसरे ले आओ बजाय इसके कि मुझे बाहर घर से निकालो, तो ऐसी एक्सेप्शन को छोड़ के बैन कर देने में कोई नहीं। जो लोग गाली दे रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, वो खुद पॉलीगमी हमसे ज्यादा कर रहे हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है, इसको भी मैंने पॉइंट आउट किया है। जी, अच्छा, तीसरी 1955 चीज, तक तो हिंदूज के लिए अनलिमिटेड पॉलीगमी थी इंडिया में। अनलिमिटेड, एग्जैक्टली। नहीं, अब उसका जवाब ये देते हैं कि हिंदूज के लिए तो 55 में ये पाबंदी आ गई, मुसलमानों पे क्यों नहीं आई, हाउ कैन वी हैव 2 लॉज फॉर डिफरेंट कम्युनिटी। तो ये तो एलिगेशन किया जाता है। तो उसी का जवाब ये है कि अगर लॉ के बावजूद उनकी वहां पॉलीगमी अभी तक है। 1955 में एक्ट आया, स्टडी भारत सरकार की 1975 की, यानी 20 साल बाद हुई। उसने 5.8 पॉलीगमी हिंदूज में पाई, जैन में पाई, बुद्धिस्ट में पाई, सब में पाई। तो इसलिए आपने इससे पहले भी कहा था कि देखिए लॉ लॉ पास करना सरकार के लिए आसान होता है कि उसमें कोई हल्दी लगे ना फिटकरी, खर्चा वर्चा कुछ नहीं, चलो लॉ पास कर दिया। अरे लॉ की इन्फोर्समेंट इंपॉर्टेंट होती है। चाइल्ड मैरिज का भी लॉ है, लेकिन अभी 10 साल पहले तक हाफ ऑफ द मैरिजेज वर इलीगल। 18 साल से पहले लड़कियों की शादियां हो रही थी। तो इसलिए इस किस्म के लॉज को इन्फोर्स करना, पर्टिकुलरली जो सोशल लॉज हैं, उनको इन्फोर्स करना मुश्किल होता है, और वो हमें समझना चाहिए। एक चीज मैं और बह दूं जो सुनने में जोक लगती है, लेकिन स्टेटिस्टिकली ठीक मैं कह रहा हूं कि जब हमारे जेंडर एडवर्स रेशियो है 924 औरतें हैं, तो किसी की भी, आपकी और मेरी भी एक वाइफ पूरी नहीं है, 0.9 वाइफ है। स्टेटिस्टिकली सुनने में जोक लगता है, बट स्टेटिस्टिकली वेरी साउंड प्रिंसिपल कि ऐसी सूरत में पॉलीगमी इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। फिर इस्लाम क्या कहता है, उस पर भी अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ बोल दूं। जी जी। देखिए, इस्लाम में कुरान शरीफ में सिर्फ एक ही आयत है जो कहती है कि तुम 2 या 3 या 4 से शादी कर लेना, और उसमें आगे वजाहत की गई है कि ये प्रोवाइडेड आप बशर्ते कि आप उनको पूरे इक्वालिटी से ट्रीट करें। तो इक्वालिटी की शर्त, तो इस पे जो हमने तर्जुमानी सुनी है, इंटरप्रिटेशन, वो ये होती है कि इस्लाम में डायरेक्शन नहीं है, परमिशन है, वो भी कंडीशनल है। और वो कंडीशन ये है कि इक्वालिटी। मैं कहता हूं कंडीशन एक नहीं, कंडीशन 2 है। दूसरी कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी किसी के मुंह से मैंने वो बात नहीं सुनी, किसी किताब में नहीं पढ़ी। और वो क्या है कि ये आयत जो आई थी किस कॉन्टेक्स्ट में थी, ऑर्फन्स की बात हो रही है, यतीमों की और विडोज की बात हो रही है कि यतीमों के साथ इंसाफ करना, उनकी प्रॉपर्टी को हड़प ना कर लेना, उनकी अच्छी चीज लेके उनकी अपनी बुरी चीज उनको न थमा देना, बल्कि सबसे अच्छा तो होगा उनके साथ इंसाफ कि तुम उनमें से, उन यतीमों में से 2 या 3 या 4 से शादी कर लेना। अब अगर मैं दूसरी शादी करने निकलूं तो वर्जिन की तलाश में निकलने के बजाय
ये याद रखो कि ये था कि और उन यतीमों में से तुम 2 या 3 या 4 से शादी कर लेना, लेकिन बराबरी करना। ये नहीं कि आप नौकरानी बना के ले आए कि पहली बीवी मालिकन है, ये नौकरानी आ गए, यू हैव टू गिव इक्वल राइट। तो इसमें जो ये ब्रॉड मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑफ ऑल कम्युनिटीज, इसको सुधारने की कोशिश, और ये मैंने एक्सप्लेन किया है किताब में। जी, अब ये बताइए लेकिन कि ये तो एक फैक्ट है कि मुसलमानों की जो फर्टिलिटी रेट है वो हिंदुओं से ज्यादा है, यकीनन वो कभी ओवरटेक नहीं करेंगे, और वो गैप अब कम होता जा रहा है। और उसमें भी डिफरेंस है कि जो नॉर्थ के हिंदूज का रेट है वो केरला के और साउथ की स्टेट्स के मुस्लिम्स का जो रेट है, फर्टिलिटी रेट, उससे ज्यादा है। तो ये जो एक हिट्रोजिनिटी है कि कहीं पे मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट कम है जहां एजुकेशन आ गई या पावर्टी कम है, और कहीं पे ज्यादा है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपकी बुक में तो जी बहुत इस पे जी डिटेल डिस्कशन है। जी जी। इसमें एक तो मैंने ये आर्ग्यू किया है कि कोई हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ और मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ नहीं है। जो आपने बताया ना कि जो डिस्पैरिटी है अक्रॉस द कंट्री, अब अगर मुसलमानों की देखें कि मुस्लिम की तमिलनाडु में 1.74 है, लेकिन बिहार में 4.11 है। तो 1.4 से 4.1 के रेंज में पूरे हिंदुस्तान में है। तो अब कौन सी मुसलमान की रेट ऑफ ग्रोथ किसको मानेंगे? बिहार को, तमिलनाडु को, केरला को, किसको मानेंगे? जी, दूसरी तेलंगाना में भी 1.86 है ना। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने कही है कि तेलंगाना ही आपने बोला, हैदराबाद में अगर मुसलमान के तो का रेट है 2, लेकिन हिंदूज का बिहार में 3.11 है। तो मुसलमान के हैदराबाद में 2 बच्चे हैं, और बिहार में हिंदूज के 4 या 5 बच्चे हैं। तो इससे क्या नतीजा निकालें? क्योंकि ये मैंने साबित किया है कि रीजनल वेरिएशन है, और रीजनल फैक्टर्स सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बेस्ड हैं। यानी वहाँ की लिटरेसी, वहाँ की इनकम और सर्विस डिलीवरी, उस पर डिपेंड करता है। और बिहार में मुसलमानों की फैमिली प्लानिंग अगर कम है तो हिंदूज की नंबर 2 है। एक चीज जो हम भूलते हैं कि मुसलमानों का हाईएस्ट बर्थ रेट है, सब कहते हैं, लेकिन सेकंड हाईएस्ट किसका है वो उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। सेकंड हाईएस्ट हिंदूज का है। जी। बल्कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये बोला कि जिनके कम बच्चे हैं बड़े पेट्रियाटिक है। वो मुझसे एक इंटरव्यू में फे डिसूजा ने ये टॉपिक छेड़ा, और उन्होंने एक टेबल बना के, ग्राफ बना के पेश किया मेरी स्टडी से ही, कि जिसमें दिखाया कि मुस्लिम का फैमिली प्लानिंग एक्सेप्टेंस 45%, हिंदूज की नंबर 2 पे 54%, और सिखों की सबसे अच्छी 80%। तो मैंने कहा ना, इस टेबल को ही देख लीजिए कि अगर मुसलमान सबसे कम पेट्रियाटिक हैं क्योंकि उनका फैमिली प्लानिंग सबसे कम है, नंबर 2 पे अनपेट्रियाटिक फिर कौन हुए? हिंदूज, क्योंकि गैप तो इतना ज्यादा नहीं है। और सबसे पेट्रियाटिक कौन हुए? सिख। लेकिन उनको आज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है। तो इसलिए इस किस्म के कंपैरिजन करना ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। अच्छा, ये जब आपने फैमिली प्लानिंग पे बात की और पहले भी आप उस पे एक आर्टिकल लिख चुके हैं, तो ये अचानक आपको क्या लगता है कि कैसे ये एक्सेप्टेंस बढ़ी? क्योंकि जो मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग की एक्सेप्टेंस है वो अचानक बढ़ी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब इकोनॉमिक हालात अच्छे हुए, एक मिडिल क्लास चाहे कितनी भी छोटी हो वो इमर्ज होके आ रही है मुसलमानों में। तो फैमिली प्लानिंग में भी जो है गोवा में तो मुसलमानों की जो है वो हिंदुओं से भी ज्यादा है, 39.3%, हिंदुओं की 25.1%। तो गोवा जैसी स्टेट में क्यों हिंदू कम फैमिली प्लानिंग मीन्स यूज कर रहे हैं और मुसलमान ज्यादा क्यों यूज कर रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ गोवा में नहीं बल्कि 22 स्टेट्स हैं देश की जहां पे इन मुस्लिम की फैमिली प्लानिंग इज बेटर देन से फैमिली प्लानिंग ऑफ हिंदूज इन बिहार। तो अगर इस्लाम वाज द फैक्टर तो हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में हाई बर्थ रेट होता मुसलमानों का। साउथ के तो मुसलमान मैं समझता हूँ नॉर्थ के मुसलमानों से ज्यादा अच्छे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, लेकिन सबसे फैमिली प्लानिंग उनकी अच्छी है। तो इसीलिए रिलीजन का इससे कोई वास्ता नहीं हुआ। एक सवाल का जवाब जो पहले आपने दिया था वो रह गया कि जो जो रेट ऑफ जो डिफरेंस ऑफ फर्टिलिटी था, जो विच आई सेड के वाज नेवर मोर देन 1। इंप्रेशन ये था कि गैप है 5-5, 10-10 बच्चों का, नेवर मोर देन 1।
has now come down to 0.48, यानी आधे से भी कम। वो सीरिया आईआर नहीं, ओवरऑल ने रिसर्च किया, ओवरऑल नहीं, ओवरऑल नेशनल लेवल पे जो फर्टिलिटी रेट है हिंद मुसलमानों का अब, और उसमें हिंदूज में सिर्फ आधे से कम 0.48 ही गैप रह गया, जिस रफ्तार से वो। की रिसर्च 14 स्टेट्स के बारे में थी, मतलब ये बड़ी रिसर्च है, कोई छोटी रिसर्च नहीं, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जिसने पूरे कंट्री को रिसर्च किया था। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1, 2, 3 और 4, बल्कि जो आपने पूछा था ना कि किताब में क्यों इतनी देर लगी, कि लिखा तो मैंने 95 में, क्योंकि एवरी टाइम जब मेरी किताब तैयार होती थी नया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आ जाता था, तो मुझे उसको इनकॉर्पोरेट करना था। फॉर्चुनेटली हर नए डेटा ने मेरे थीसिस को कोरॉबोरेट ही किया, कमजोर नहीं किया। तो और वही चीज हमने देखी है कि अगर 4 मेरे इसमें ग्राफ है जो मैं आपको भेजूंगा, 4 एनएफएचएस, उसमें एनएफएचएस 1 में 1.1 का डिफरेंस था फर्टिलिटी रेट में हिंदू और मुस्लिम का, और वो घटते घटते 0.48 पे आ गया। अच्छा, एक चीज ये कैन वी एवर ओवरटेक, इसका जवाब मैं आपको बता दूं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने एक दो डॉक्टर दिनेश सिंह, प्रोफेसर दिनेश सिंह, जो बड़े अच्छे मैथमेटिशियन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उनको अपना डेटा भेजा पूरे 70 साल का, और मैंने कहा कि ये बताइए कि ये जो एलिगेशन है कि मुसलमान हिंदुओं से ओवरटेक कर लेंगे जल्दी, बताइए कितने साल में हम ओवरटेक कर लेंगे। तो उन्होंने मेरा एक मैथमेटिकल मॉडल बना दीजिए। उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल जो बना के भेजा है, जो इसमें मैंने किताब में छापा है अपेंडिक्स, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि 600 साल में नहीं, 1000 साल में नहीं, कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुसलमान हिंदुओं को ओवरटेक कर ले। दूसरा एक रीएश्योरिंग चीज जो मैं हिंदुओं के लिए मैं बता दूं कि 1951 में अगर हिंदूज की गिनती मुसलमानों से 30 करोड़ ज्यादा थी, तो आज 80 करोड़ ज्यादा है, और 2100 का जो आपने जिक्र किया उस वक्त 100 करोड़ ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ये गैप तो बढ़ता ही जाना है, न कि मुसलमान ओवरटेक करें, वो सवाल ही नहीं। और मैथमेटिकल मॉडल ने तो इसको क्लिंच ही कर दिया। नहीं, उन लोगों का ज्यादा क्लेम ये रहता है कि ये 9.8% थे 1951 में, और अब ये 14.2% हो गए हैं। तो जी, उनका ये कहना है कि साहब देखिए 84% पहले थे हिंदूज, अब 79% हो गए। लेकिन ये कि वो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और टोटल फर्टिलिटी रेट, इन सब चीजों में जाना नहीं चाहते। मैंने इंटरेस्टिंगली किताब ही इस एडमिशन से शुरू की है। 2 बातें मैंने, क्योंकि 4-5 जो एलिगेशन थे कि मुसलमान सबसे ज्यादा पॉपुलेशन करते बढ़ाते हैं, बर्थ रेट ज्यादा है और उसे डेमोग्राफिक बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, मैंने शुरू से की कि यस इट इज ट्रू कि मुसलमानों के बर्थ रेट हाईएस्ट है, माना। ये भी माना कि 9.8 से बढ़ के 14.2 हो गए, और हिंदू पॉपुलेशन 84 से घट के 7.9 हो गई। लेकिन पिछले 30 साल में जिस रफ्तार से ये तेजी से मुसलमान कैचअप कर रहे हैं, तो वो गैप घटता जा रहा है, और बहुत जल्दी ही 10-20 साल में बिल्कुल कन्वर्जेंस हो जाएगी बराबर के दोनों का। पूरा चैप्टर इस्लाम और फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल पे लिखा, और एक सेंटेंस आपका मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आपने लिखा जो भारत सरकार की 2020 की पॉपुलेशन पॉलिसी है वो सिमिलर है इस्लामिक स्कीम की, जिसमें वॉलंटरीनेस और स्पेसिंग पे फोकस है। तो जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। करेक्ट, क्योंकि इसमें ये जो मैंने हम उस चैप्टर में इस्लामिक स्कॉलर्स वर्ल्ड वाइड और हिंदुस्तान के उनकी मैंने फैमिली प्लानिंग पे उनके जो व्यूज हैं वो सब लिखे, और ये पाया कि यूनानिमसली सब स्टेरिलाइजेशन को अन इस्लामिक बोलते हैं। स्टेरिलाइजेशन ठीक नहीं है, स्पेसिंग मेथड, टेम्परेरी मेथड को सब इनकरेज अलाउ करते हैं, इनकरेज करते हैं। फैमिली प्लानिंग पॉलिसी में भी ये है कि स्टेरिलाइजेशन इज ए लास्ट रिजॉर्ट, बिल्कुल ही बहुत ही कोई इसरार करे कि मेरा स्टेरिलाइजेशन कर दो, वो करनी चाहिए। द फर्स्ट प्रेफरेंस इज ए टेम्परेरी मेथड। तो बिल्कुल हमारी भारत सरकार की पॉलिसी और जो इस्लामिक पोजीशन है उसमें कोई फर्क नहीं है, स्पेसिंग पर ही जोर होना चाहिए, और उसी के जरिए हमने अचीव कर लिया स्टेरिलाइजेशन। अच्छा, एक और चीज जो काबिल वो है नोटिस करने लायक है कि in spite of the fact कि इस्लाम की इंटरप्रिटेशन यूनानिमस है कि स्टेरिलाइजेशन इज नॉट अलाउड,
20% मुस्लिम ने स्टेरिलाइजेशन करा ली है। इन्हीं नहीं, उनको आपने अपनी फैमिली बुक में लिखा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 में हिंदूज में 29% था स्टरलाइजेशन और मुसलमानों में 14.4, और नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 4 में हिंदूज में 32% है और मुस्लिम्स में 44%, यानी ज्यादा मुसलमान स्टरलाइजेशन करा रहे हैं। लेकिन अब जो ओवरऑल करा चुके हैं वो फिगर है 20%। 20% मुसलमान स्टेरिलाइजेशन करा चुके हैं, जो औरों से कम है, लेकिन मुसलमानों के लिए जहां अन इस्लामिक डिक्लेयर हो चुका है उसके बावजूद कराना बड़ी हिम्मत का काम है। और दैट शोज कि उनको कितना फैमिली प्लानिंग से रग़बत है, डिजायर। और दूसरी चीज जो देखी, अनमेट नीड, एक इसका जो कॉन्सेप्ट है अनमेट नीड, कि मैं कराना चाहता हूं लेकिन मुझे वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, जो तरीके हैं नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर नर्स नहीं मिल पा रहा है। तो अनमेट नीड भी मुसलमानों की हाईएस्ट है, बहुत 15 या 16% है। अगर ये अनमेट नीड को इमीडिएटली हम जाके पूरा कर दें, जिनको जो जो कंट्रासेप्शन के मेथड उनको चाहिए वो उनको आज पहुंचा दें, एकदम आप देखेंगे फर्दर ड्रॉप इन दी फर्टिलिटी रेट। हमारे देश में मुझे लगता है कि हम बहुत समझते हैं कि सब लोग बहुत रिलीजियस हैं, जो रिलीजन ने कह दिया उसी को मानते हैं। ऐसा समाज में होता नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक। मैंने एक वैसे इसका एक थोड़ा सी प्राइमरी स्टडी भी करा ली थी, ये तो एनएफएचएस पे तो बेस्ड है ही मेरी किताब। मैंने 3 जगह हैदराबाद, लखनऊ और अलवर में एक स्टडी कराई, जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों ऑडियंसेस से पूछा कि फैमिली प्लानिंग को अगर तुम नहीं करते तो क्यों नहीं करते। तो वो काफी मुसलमानों 70% के लगभग उन्होंने कहा जी हमारे मजहब के खिलाफ है। तो हमने ये उनसे पूछा कि भाई आपको किसने बताया, तो बड़ा वेग से जवाब कीजिए हमने सुना है, या ये कि हमारे इमाम साहब ने बताया। तो हम इमाम साहब के पास पहुंच गए कि जी आप ये कहते हैं, आपको किसने बताया। तो वो भी आए बाएं शाएं करने लगे, ज्यादा उस पे नॉलेज उस पे नहीं थी। एक जनरल इंप्रेशन जो क्रिएट किया हुआ है उस बेसिस पे ये कहना है कि मुस्लिम इस्लाम इसके खिलाफ है। तो हमारे लिए एक्चुअली उससे काम आसान हो जाता है कि अगर कहीं इग्नोरेंस है हमने डिस्कवर की, हमने यही बताना है। और जो किताब के जरिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चैप्टर का जिसका हवाला दिया चैप्टर 5, कि इस्लाम ने तो फैमिली प्लानिंग, मैं कहता हूँ इस्लाम फैमिली प्लानिंग की इजाजत ही नहीं देता, बल्कि इस्लाम तो मिरेकुलसली पायनियर है ऑफ द कॉन्सेप्ट। 1400 साल पहले जब पॉपुलेशन का प्रेशर दुनिया में कहीं नहीं था, उस वक्त क्वालिटी ऑफ अपब्रिंगिंग, क्वालिटी ऑफ फैमिली लाइफ, उस पर जोर दिया गया। और बल्कि जो मैंने मेरी आर्गुमेंट इस्लाम के बारे में क्या है कि देखिए कुरान शरीफ में कहीं भी फैमिली प्लानिंग की प्रोहिबिशन नहीं है। और एक और आयत है मैंने इसमें लिखी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए जो हराम करना था या जो ममानियत करनी थी वो हमने तुमको तफसील से समझा दिया है। यानी हमने जिस चीज को नहीं रोका है ना, तो जो चीज नहीं रोकी है वो तो जायज है। और ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला भूल गए ये बताना कि वो फैमिली प्लानिंग की भी बात करनी थी, सॉरी मैं भूल गया। जो चीजें बैन करनी थी वो उन्होंने बैन कर दी, और जो नहीं करनी थी उन्होंने खुली छोड़ दी। फिर हमारे पास सिर्फ कुरान में कहीं फिर रुकावट नहीं, बल्कि सिर्फ इंटरप्रिटेशन है, कुछ फॉर है कुछ अगेंस्ट है, मैंने सारे लिखे हैं। और लेकिन जिस आयत पे मैं को क्लिंचिंग आयत समझता हूँ वो ये है कि एक आयत ये कहती है कि नौजवानों तुम अपने आप को चेस्ट रखने के लिए जब तुम्हारे पास वेयर विदॉल हो जाए, एक सब फैमिली सपोर्ट करने की फैसिलिटी हो जाए, तो शादी जरूर करो। तो एक गरीब आदमी हुजूर अकरम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, जो तरीका था कि भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं जब मेरे पास वेयर विदॉल होंगे तो मैं शादी करूं, मेरे पास वेयर विदॉल नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मेरी सेक्सुअल नीड्स तो हैं, तो मैं क्या करूं। तो हुजूर ने वो आयत को रिपीट करके फिर कहा कि जब तक तुम इस लायक ना हो जाओगे कुनबे को, फैमिली को सपोर्ट कर सको, जब तक तुम रोजा रखा करोगे, रोजे से सेक्सुअल डिजायर सप्रेस होती है। तो मैं समझता हूँ ये कंप्लीट रेसिपी हो गई। और एक और हदीस पे तो ये बिल्कुल ही क्लिंच हो जाता है कि एक शख्स जिसकी 4-5 बच्चे थे या जितने थे ज्यादा बच्चे थे, वो गया कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं और बच्चे नहीं चाहता, और मैं विड्रॉल सिस्टम मेथड अडॉप्ट करना चाहता हूँ, जिसको अरबी में अल अज़ल कहते थे, अज़ल यूज करना चाहता हूँ। लेकिन एक जू कहता है कि ये माइनर इन्फेंटिसाइड है।
तो हुजूर ने फरमाया कि जू ने झूठ बोला, जू ने झूठ बोला, यानी विड्रॉल मेथड इज नॉट माइनर इन्फेंटिसाइड, इज नॉट इन्फेंटिसाइड, यानी जायज है। यानी मेथड तक अगर जिक्र आ जायज गया। डिक्लेयर हो चुका है तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अच्छा, फिर ये पीएन भट्ट और एएफ जेवियर को आपने कोट किया कि 2101 में हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज करके हिंदूज हो जाएंगे 1.27 बिलियन और मुस्लिम्स होंगे 320 मिलियन, जो कि 18.1% होगा। तो इसका मतलब ये कि हमेशा मुसलमान माइनॉरिटी रहेंगे और 20% से कम रहेंगे। तो पूरी जी दुनिया में, मैं क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स पढ़ाता रहा हूं, जो एक फियर साइकोसिस होती है वो माइनॉरिटी में होती है। लेकिन ये सलाम करने को दिल चाहता है इस उस प्रोपेगेंडे को जिसने इतनी मैसिव मेजॉरिटी को कन्विंस कर दिया कि आप खतरे में हैं और एक माइनॉरिटी जो 20% से कम है उससे खतरा है। अब दो प्रश्न और बचते हैं सर। एक तो ये कि जैसा लग रहा है कि हम रिप्लेसमेंट रेट से नीचे जा रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे जिस तरीके से बता रहा है, तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं? अगर हम 2.1% से भी नीचे चले जाएं तो क्या होगा? नहीं, वो तो आबादी घटनी शुरू हो जाती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आज 2 बच्चे नहीं चाहते, एक बच्चा ही से खुश हैं, और बहुत लोग हैं आप शादी करना नहीं चाहते। तो उस लिहाज से ये तो ग्लोबल एक फिनोमिनन है, और उसकी वजह से ग्लोबली पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये रिवर्स होगी, तो इसमें हर कौम पे इसका असर पड़ेगा, और ये प्रोग्रेसिव चीज है। तो और वो फर्दर रिवर्स फिर कभी हो सकती है जब ऐसा लगेगा किसी देश को कि हमारी आबादी इतनी तेजी से गिर रही है कि हम तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो वहां पे फिर इंसेंटिव शुरू हो जाते हैं, एक दो वेस्टर्न कंट्रीज में भी है, आई थिंक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इंसेंटिव दिए जाते हैं कि आप इफ यू प्रोड्यूस अनदर चाइल्ड, हियर इज द रिवॉर्ड। तो ये तो तो इसका रिस्पॉन्स मतलब होता रहेगा। लेसन हमारे लिए ये है कि बहुत ज्यादा रिप्लेसमेंट रेट से नीचे जाना अच्छा नहीं है। जैसे आज हमारा जो है वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी तादाद में यंग पॉपुलेशन है, जो आपने करेक्ट। शुरू में भी कहा। तो इस गोल से कि हम बिल्कुल ही अपनी पॉपुलेशन कम कर लें, वो राष्ट्र हित में नहीं हो सकता इवेंचुअली। बिल्कुल, देखिए हमारे जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात होती थी उस वक्त ये होता था कि हमारी एग्रीकल्चर और हमारी नेचुरल प्रोडक्शन है वो इतनी कम है कि ये लोग भूखे मरेंगे। लेकिन अगर आबादी 3 गुना बढ़ी थी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 4 5 6 गुना बढ़ गई थी। तो आज हम 4 गुना बढ़ने सरप्लस के है। बाद फूड सरप्लस है। तो इसलिए वो इश्यू तो हमारे पास आने वाला नहीं है, तो उससे डरना नहीं चाहिए। हमें फिर फोकस करना पड़ेगा कि स्किल यानी एजुकेशनल क्वालिटी को। आज पोजीशन ये है कि इतने अनएम्प्लॉयबल है, 10 में से अगर एक एम्प्लॉयबल और एम्प्लॉयड है तो 9 ऐसे हैं कि नॉट ओनली अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयबल है, वो जॉब के लायक ही नहीं है। अब एक सर्वे जो पिछले दिनों हुआ था, एसर ने किया था कि 5 साल की 5वीं क्लास के बच्चों से कहा गया कि दूसरी क्लास की किताब पढ़ो, तो वो दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सके। इस किस्म की अगर हम एजुकेशन देंगे और कॉपी वगैरह इम्तिहान में कॉपी के जरिए बिल्कुल जाहिल लोग पैदा करेंगे तो फिर तो ये पॉपुलेशन हमारी लायबिलिटी बनती है। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी हम इनको दे पाए, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ लेस देन 5% हमारे स्किल पॉपुलेशन है जो दुनिया विदेशों भर के में। सर्विस सेक्टर। लेकिन ये जी दरअसल एजुकेशनल रिफॉर्म हमारे उतने एजेंडे पे नहीं है, गो के बहुत अच्छी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस पे स्किल एजुकेशन पे भी फोकस है, फ्लेक्सिबिलिटी पे भी है। तो लेट अस होप कि कुछ इंप्रूव करेगी। अब मैं लास्ट प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके की डिस्पैरिटी रीजनल आपकी किताब से निकल के आई और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से निकल के आई, उससे ये जाहिर होता है कि पॉपुलेशन बढ़ना जो है वो किसी मजहब को एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, बल्कि अगर हमें मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट और ज्यादा कम करना है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए उनकी एजुकेशन पर, उनकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस खत्म करनी चाहिए।
और उसको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज देनी चाहिए। जैसे आपने भी कहा कि अनमेट नीड है फैमिली प्लानिंग की, जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर ये सब किया जाए तो उसके ऊपर तो अपीजमेंट का टैग लगा दिया जाएगा। नहीं, ये तो ये अपीजमेंट के टैग पे भी मैंने बाय द वे इसमें कहा कि ये जो मिथ्स हैं और जो झूठ क्रिएट किए गए थे, फैब्रिकेट किए गए थे, उनमें से अपीजमेंट भी है। बल्कि मैंने कुछ टेबल दिए हैं कि 14% मुस्लिम पॉपुलेशन और सिविल सर्विसेज में, पुलिस में, इसमें उसमें 2%, 3%, 2%, और उसके बाद उसको अपीजमेंट का चार्ज लगाना, ये वो झूठ है जो एज ए डेलिबरेट पॉलिसी के बार बार झूठ बोलो तो सच हो जाता है। तो यही वजह थी कि हमें भी ये लगने लगा था कि जो मुसलमानों के बारे में मिथ थे वो हो रहे थे, तो ये रिपीट करने थे प्रोपेगेंडा। मैंने बल्कि एक जगह कहीं लिखा है कि देखिए फैक्ट्स, ये जो मैंने फैक्ट बताने के बाद कि इसके बावजूद भी अगर ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि मुसलमान बस पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने वाले हैं, या तो खुद ये लोग इग्नोरेंट हैं या जानते हैं और जानबूझ के झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फिर मैंने दूसरे उसमें ये कहा है कि ये इग्नोरेंट तो हो नहीं सकते, क्योंकि जो राइट विंग के ऑर्गेनाइजेशन है ये तो बड़े पढ़ने लिखने वाले, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इनके रिसर्च डिवीजन है, रिसर्च विंग है, तो अनपढ़ तो है नहीं। तो दैट मीन जानबूझ के डिलिबरेटली ये भरम फैलाने और मुसलमानों हिंदुओं में तफरका पैदा करने, उनमें स्प्लिट करने के लिए ये प्रोपेगेंडा है। और इस प्रोपेगेंडा को नोबडी हैज कॉल्ड आउट सो फार। बीच बीच में ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट ने इस पे नहीं लिखा, लेकिन इसको तवज्जो नहीं मिली। ये जो बोगी है और ब्लफ है, इसको हमें वी हैव टू कॉल इट आउट। तो मैं आखिर में आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने एक इतने बड़े प्रोपेगेंडे को इतनी अथॉरिटेटिव और ऑथेंटिक किताब के जरिए काउंटर किया। बस एक चीज रह गई कि जब हम अपने बचपन में थे तो अक्सर ये शेर सुना करते थे कि हमें है फिक्र के दर्जन से बढ़ गए बच्चे, और उनकी माँ का ये कहना अभी हुआ क्या है। तो क्या कुछ मेल फीमेल लाइबिलिटी भी इसमें फिक्स की जा सकती है कि ज्यादा मर्दों की जिम्मेदारी है पॉपुलेशन बढ़ने में, या औरतों की जिम्मेदारी है ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने में? देखिए, जिम्मेदारी तो मर्दों की ज्यादा है कि जो अनमेट नीड की हम बात करें ना, ये औरतें जब जाती हैं डिस्पेंसरी में और क्लिनिक में, तो वो कान में बताती हैं कि जी मेरा हस्बैंड या मेरी सास और बच्चे चाहते हैं, मुझे नहीं चाहिए। तो औरतों का को अगर पूरा फ्रीडम दिया जाए तो वो तो बहुत कम बच्चों से काम चलाना चाहती हैं। ये मर्दों की और मदर्स इन लॉ की ज्यादा वजह है जिस वजह से इतना बड़ा। फाइनली मैं ये जरूर आपको बता दूं कि इसके जो किताब का जो मकसद है कि इसमें मैंने प्रोपेगेंडा के जो झूठ है उसको तो एक्सपोज किया ही है, लेकिन मेरी किताब का मकसद आप देखेंगे थ्रू आउट द बुक, इवन फ्रॉम द डेडिकेशन कि टू द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडियाज यूनिक आइडेंटिटी, मैंने डेडिकेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी को किया। और एंड में मुसलमानों से अपील ये की है कि भी जितना भी हिंदू प्रोपेगेंडा, जैसे पिछले दिन 5 दिन पहले उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि अगर ज्यादा अनाज तुमको चाहिए तो 20 बच्चे पैदा करो, तुमको किसने कहा था कि सिर्फ 2 बच्चे पैदा करो और 10 किलो से काम चलाओ। तो इस किस्म की अपील अगर आज तक हो रही है, मैंने कहा इस प्रोक्रिएशन वॉर में ना उल्लू बनना, ना फंस जाना, बल्कि अगर आपने कंपटीशन करना है तो कंपटीशन ये होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग कौन प्रोएक्टिवली अडॉप्ट करता है, बच्चे कम करना, उनकी तालीम पर, उनके स्किल पर फोकस करना कि क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। और बल्कि एज ए कम्युनिकेशन पर्सन, जिस वजह से मेरे पास यूएनएफपी वाले आए थे, मैंने एक पूरे चैप्टर में एक स्ट्रैटेजी दी है कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग कैसे पॉपुलराइज की जाए, क्योंकि उसके तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने उसमें ये कहा है कि भाई जो उलमा हमारे जो फेवरेबल लिबरल हैं, आप उनको ईरान ईरान मैंने एक चैप्टर है कि मुस्लिम कंट्रीज में फैमिली प्लानिंग कितनी कामयाब है। मैंने कहा ईरान भेजो, इंडोनेशिया भेजो, बांग्लादेश भेजो अपने कुछ उलमा को, वहां देख के आएंगे किस तरह मस्जिदों में नमाज में, जुमे की नमाज के खुतबे में फैमिली प्लानिंग की बात की जाती है। या वहां के उलमा को यहाँ बुला के उनके उनके लेक्चर कराओ, मीडिया वालों को भेजो। इस तरह की पूरी मैंने स्ट्रैटेजी इसमें सजेस्ट की है। मेरा अल्टीमेट मकसद ये है कि दोनों कौमों के बीच में जो आपस में डिफरेंसेस हैं उनको दूर किया जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की जाए, और टुगेदर शाना बशाना, शोल्डर टू शोल्डर वो देश की तरक्की में जुट जाए। ये मेरा मकसद है जी, बहुत अच्छा। और देखिए, उलमाए किराम के अलावा हमारे
शोराए किराम ने भी इस पे लिखा है। दिलावर फिगार ने बहुत तफसीली नज्म लिखी कि अब कब्र मिल नहीं पा रही है, रात दो मुर्दों में सौदा पट गया, एक मुर्दा 500 पगड़ी के लेकर हट गया, कब्र का मिलना है अव्वल तो एक टेढ़ा सवाल, और अगर मिल जाए उस पर दख्ल मिलना है मुहाल, एक ही ताबूत होगा और मुर्दे 8-10, आप इसे ताबूत कहिए या प्राइवेट बस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुरैशी साहब। हम समझते हैं कि आगे भी आप अपना इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे। आपकी आगे आने वाली किताबों पर भी लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हम इसी तरह का कन्वर्सेशन और डिस्कशन जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें। इसलिए भी वाइडली शेयर करें कि आप कंट्रीब्यूट कर पाएं इस मिथ को खत्म करने में कि हिंदुस्तान में मुसलमान कभी भी बहुसंख्यक बन सकते हैं या मेजॉरिटी बनकर सकते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।